साल 1975 बरमूडा की एक शांत सी गली। एक आदमी रोज की तरह टहलते हुए सड़क पार कर रहा था। अचानक एक टैक्सी आकर उसे टक्कर मारती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये घटना अपने आप में दर्दनाक थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक एक साल बाद उसी गली में उसी वक्त उस आदमी का भाई भी सड़क पार कर रहा था और अब सोचिए उसे भी उसी जगह पर वही टैक्सी टक्कर मारती है। सिर्फ इतना ही नहीं, टैक्सी वही थी, ड्राइवर भी वही, और हैरानी की बात ये कि उस टैक्सी में जो पैसेंजर बैठा था वो भी वही इंसान था जो एक साल पहले वहां मौजूद था। एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आप इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहेंगे? क्या ये महज एक अजीब सा संयोग था या फिर क्या ये कुछ और था? क्योंकि जब जिंदगी इस तरह से खुद को रिपीट करती है एकदम हूबहू, तो सवाल उठता है, क्या वाकई ये सब यूं ही हो रहा है या फिर कोई गहरा अदृश्य पैटर्न हमारे इर्द गिर्द बुना जा रहा है? अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दो जुड़वा भाई जो जन्म के बाद ही अलग हो गए थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो दोनों जुड़वा भाई अपनी अपनी जिंदगियां हूबहू एक ही तरह से जी रहे थे। आप सोचेंगे, हाँ ठीक है, संयोग तो होते रहते हैं, लेकिन जरा ठहरिए और इन तथ्यों पर गौर कीजिए। दोनों भाइयों का नाम था जिम। अलग अलग घरों में पले बड़े, लेकिन दोनों ने अपनी जिंदगी में पहला प्रोफेशन क्या चुना? पुलिस अफसर। और सिर्फ यही नहीं, दोनों ने जिन लड़कियों से पहली बार शादी की थी उनका नाम था लिंडा। अब तक तो आप सोच रहे होंगे, वाह क्या इत्तेफाक है, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। शादी के बाद जब दोनों के बेटे हुए और उन्होंने अपने बेटों का नाम रखा जेम्स एलन। फिर कुछ सालों के बाद दोनों का तलाक हो गया और फिर दोनों ने दूसरी बार शादी की और इस बार भी जिन लड़कियों से शादी की उनका नाम था बेटी। और अगर अब भी आप सोच रहे हो कि संयोग हो सकता है, तो सुनिए, दोनों भाइयों ने एक एक कुत्ता पाला था और दोनों ने अपने कुत्ते का नाम रखा था टॉय। क्या अभी ये सब आपको महज एक इत्तेफाक लगता है या फिर ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी कोई प्रोग्राम्ड स्क्रिप्ट हो जिसमें हम सभी एक तय पैटर्न पर चल रहे हैं? ये दो जुड़वा भाई हमें सिर्फ हैरान नहीं करते, बल्कि ये एक गहरा सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या वाकई हम अपने फैसले खुद लेते हैं या फिर कहीं कुछ और है जो हमें, हमारी जिंदगियों को, हमारे रिश्तों को किसी अदृश्य धागे से जोड़ रहा है। अब तक जो आपने सुना, एक आदमी की मौत और ठीक एक साल बाद उसी तरह उसके भाई की भी मौत, फिर दो जुड़वा भाई जिनकी जिंदगी एक जैसी चलती है, नाम से लेकर शादी तक। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कुछ और? कई लोग कहेंगे, यार क्या अजीब संयोग है, लेकिन असल में इसे कहते हैं सिंक्रोनिसिटी। मतलब वो पल जब ऐसा लगता है कि हकीकत यानी हमारे चारों तरफ की दुनिया हमारी सोच का जवाब दे रही है। साल था 1944। कार्ल जंग, जो उस जमाने के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिकों में से एक थे, वो एक मरीज से बात कर रहे थे। उस मरीज को बार बार एक अजीब सपना आता था। सपने में उसे एक सुनहरे रंग का भौरा दिखाई देता था जिसे स्कैरब कहते हैं। ये कीड़ा मिस्र में मौत, पुनर्जन्म और बदलाव का प्रतीक माना जाता है। जंग ने उसकी बात ध्यान से सुनी। वो सोच रहे थे, ठीक है, ऐसा सपना पहले भी कई बार सुना है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। खिड़की के शीशे पर टप 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 करके किसी चीज के टकराने की आवाज आई। जंग ने खिड़की खोली और देखा कि एक कीड़ा बार बार कांच से टकरा रहा था। उन्होंने उसे हाथ में उठाया और देखा कि वो एक सुनहरा हरा चमकदार कीड़ा था। स्विट्जरलैंड में ये कीड़ा उस स्कैरब जैसा दिखाई देता है जिसके बारे में वो मरीज सपना देख रही थी। जंग ने वो कीड़ा उसे दिखाया और मुस्कुराकर कहा, लो ये रहा तुम्हारा स्कैरब। अब जरा सोचिए, जिस चीज का सपना वो महिला देख रही थी वो अचानक हकीकत में आ जाए, वो भी उसी वक्त। जंग के लिए ये कोई आम बात नहीं थी। उन्हें समझ आया कि सपने और हकीकत शायद जितने अलग दिखते हैं उतने होते नहीं हैं। हमारी सोच और ये दुनिया दोनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और यहीं से आया एक नया शब्द, सिंक्रोनिसिटी, यानी जब कोई इत्तेफाक ऐसा लगे जैसे वो बस यूं ही नहीं हुआ, उसका कोई मतलब है। जंग अब मानने लगे कि हमारी सोच सिर्फ अंदर ही काम नहीं करती, बल्कि वो बाहर की दुनिया को भी छू सकती है और बदल सकती है। कार्ल जंग जब वो सुनहरे कीड़े वाला सीन देख चुके थे तो उनके दिमाग में एक बात साफ हो गई। उन्होंने सोचा कि ये सब बस एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसमें कुछ मतलब जरूर है। अब वो मानने लगे कि हमारी सोच, हमारे ख्याल सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहते, बल्कि वो किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा होते हैं। उन्होंने इसे कहा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी साझा चेतना।
मतलब हम सबका दिमाग एक दूसरे से किसी अनदेखे धागे से जुड़ा हुआ है। जैसे सारे मोबाइल एक ही नेटवर्क से जुड़े होते हैं, वैसे ही हम सबके ख्याल, भावनाएं और सोच भी एक बड़े यूनिवर्सल नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। और ये नेटवर्क क्या करता है? वो हमारी सोच को महसूस करता है, सुनता है और कई बार तो जवाब भी देता है। कार्ल जंग कोई तांत्रिक या बाबा नहीं थे, वो एक वैज्ञानिक थे, दुनिया के सबसे फेमस मनोवैज्ञानिकों में से एक। लेकिन जब उन्होंने खुद ये चीजें महसूस की तो उन्हें भी मानना पड़ा कि हमारी सोच का असर सिर्फ हमारे अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होता है। यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो सोचो वही होता है। अब सोचिए, क्या वाकई आपकी सोच इतनी ताकतवर हो सकती है? अभी तक तो आपने कुछ बड़े बड़े किस्से सुने, लेकिन चलिए अब बात करते हैं आपकी और मेरी रोज की जिंदगी की। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी पुराने दोस्त को अचानक याद कर रहे हों और तभी उसका फोन आ जाए, या फिर कोई गाना आपके मन में घूम रहा हो और अगले ही पल वो गाना कहीं से बजने लगे, या आप किसी खास चीज के बारे में सोच रहे हों और वो चीज आपको रास्ते में दिख जाए। यकीन मानिए, ऐसा हर किसी के साथ कभी न कभी होता है, और जब होता है तो हम यही कहते हैं, क्या इत्तेफाक है। लेकिन कार्ल जंग कहते हैं ये इत्तेफाक नहीं बल्कि ये सिंक्रोनिसिटी है। मतलब आपकी सोच ने बाहर की दुनिया को किसी न किसी तरीके से छू लिया है। अब ये कैसे होता है ये आज भी पूरी तरह समझ नहीं आया है, लेकिन एक बात साफ है कि हमारा दिमाग, हमारी सोच बिल्कुल अकेली नहीं है, वो एक जुड़े हुए सिस्टम का हिस्सा है। और जब आप किसी के बारे में सोचते हैं और वो सच में सामने आ जाता है, तो हो सकता है कि आपने उस यूनिवर्सल नेटवर्क को एक सिग्नल भेजा हो और उसने आपको जवाब दिया हो। ये थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही तो वो अदृश्य जादू है जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं पर पूरी तरह समझ नहीं पाते। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है भाई, ये सब तो सुन लिया, लेकिन क्या इसके पीछे कोई साइंस भी है या ये बस महज बातें ही हैं? तो चलिए अब बात करते हैं साइंस की, और वो भी ऐसी साइंस जो दिमाग घुमा दे। कार्ल जंग के बहुत ही करीबी दोस्त थे वोल्फगैंग पॉली। अब ये नाम थोड़ा भारी जरूर लग सकता है, लेकिन यह बंदा बड़ा ही कमाल का था। वो एक नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट था और क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम दुनिया का फाउंडर। अब इसने जो खोज की उसने जंग की बातों को और ताकत दी। उसने बताया कि क्वांटम दुनिया में दो कण यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर एक बार इंटेंगल हो जाएं यानी आपस में जुड़ जाएं, तो फिर वो चाहे एक दूसरे से 1 फीट की दूरी पर हों या फिर 1 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर हों, अगर आप एक को बदलेंगे तो दूसरा एकदम उसी पल बदल जाएगा। ना कोई वाईफाई, ना कोई सिग्नल और ना ही कोई समय लगता है, बस तुरंत। अब सवाल ये आता है कि ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है। वैज्ञानिक भी इस चीज से हैरान हैं, क्योंकि ये तो फिजिक्स के रूल्स को तोड़ता है, और फिर भी बार बार टेस्ट किया गया और साबित हुआ कि ये चीज सच में होती है। अब जरा सोचिए कि अगर दो छोटे छोटे कण एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हो सकते हैं, तो क्या इंसान भी किसी बड़े अदृश्य नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं? क्या हमारी सोच दुनिया पर भी उसी तरह तुरंत असर डाल सकती है? कार्ल जंग भी यही कहना चाहते थे कि जब आप कुछ सोचते हैं, महसूस करते हैं, तो शायद वो भी कहीं न कहीं किसी और चीज को बदल देता है। चलो अब थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में, क्योंकि जो अजीब संयोग अभी तक आपने सुने वैसे ही कुछ इतिहास में भी बार बार हुए हैं, और वो भी ऐसे लोगों के साथ जो दुनिया बदल चुके हैं। जैसे एक बार की बात है, 2 बड़े वैज्ञानिकों ने एक ही समय पर एक जैसी खोज की। एक का नाम था आइजैक न्यूटन और दूसरा था गॉटफ्रेड लेबनिज। अब खास बात यह है कि दोनों ने कैलकुलस नाम की एक बहुत ही कठिन चीज बनाई, और वो भी बिल्कुल एक ही समय पर। ना कोई एक दूसरे से मिला, ना बात की, फिर भी दोनों के दिमाग में एक ही आइडिया आया। लेकिन ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ था। चार्ल्स डार्विन और एल्फ्रेड रसेल वेलेस दोनों ने भी इवोल्यूशन की थ्योरी को अलग अलग जगहों पर लेकिन एक ही समय पर सोच लिया था। और अब आता है सबसे जबरदस्त किस्सा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और एलिसा ग्रे दोनों ने टेलीफोन का डिजाइन तैयार किया, और अब ध्यान दीजिए, दोनों ने अपना डिजाइन 14 फरवरी 1876 को अमेरिका के पेटेंट ऑफिस में जमा कराया। एक ही दिन, बस कुछ ही घंटों का फर्क था। अब आप खुद ही सोचिए, क्या इतना कुछ एक ही तरह से एक ही समय पर अलग अलग लोगों के साथ हो सकता है? इतनी बड़ी दुनिया में जब 2 लोग एक जैसी चीज सोचें, एक जैसी खोज करें एक ही दिन पर, क्या ये सिर्फ मेहनत है या फिर कुछ ऐसा जो दिमागों के परे है?
कार्ल जंग का मानना था कि हम सब जुड़े हुए हैं। हमारा दिमाग, हमारी सोच किसी बड़े यूनिवर्सल नेटवर्क से जुड़ी हुई है। शायद कभी कभी ये नेटवर्क एक ही आइडिया कई लोगों तक एक साथ भेजता है, जैसे सबके दिमाग एक ही वाईफाई से कनेक्ट हो गए हों। तो अगली बार जब आपको कोई आइडिया आए तो रुक कर एक बार सोचना जरूर, शायद वो आइडिया सिर्फ आपका नहीं है, वो ऊपर से आया है। इतिहास की इन सारी अजीब घटनाओं को देखने के बाद कार्ल जंग की सोच और भी गहरी हो गई। उन्हें अब सिर्फ ये नहीं लगता था कि कुछ लोग एक जैसे आइडिया पर एक साथ काम कर रहे हैं, बल्कि उन्हें ये यकीन हो चुका था कि हम सब एक बहुत बड़े अदृश्य सिस्टम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इसे कहा शेयर्ड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी एक साझा चेतना जिसमें हम सबके दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए हों। अब आप सोच रहे होंगे, मतलब क्या मेरा दिमाग किसी और से जुड़ा हुआ है? जंग का कहना था, हाँ बिल्कुल, हम में से हर एक इंसान एक तरह से एक एक्सेस पॉइंट है। जैसे कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है, वैसे ही हम सब उस चेतना से जुड़े हुए हैं जो इस पूरी हकीकत को चलाती है। अब ज्यादातर लोग इस कनेक्शन से अनजाने में जुड़ते हैं। कभी कभी ऐसा कुछ होता है जिससे हम सोचते हैं कि अरे क्या संयोग था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बात को समझा और फिर इसे इस्तेमाल करना सीख लिया। उन्होंने जाना कि ये साझा चेतना सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं है, इसे छुआ जा सकता है, बदला जा सकता है, और हद तो तब हो जाती है जब कोई इसे कंट्रोल करना सीख ले। सोचिए, अगर आपकी सोच सच में हकीकत को बदल सकती है तो क्या आप इसे सीखना नहीं चाहोगे? अब तक आपने समझा कि कैसे कुछ लोग ये मानने लगे थे कि हमारी सोच सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर की दुनिया पर भी असर डालती है। लेकिन अब कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस बार इसमें शामिल हो जाती है दुनिया की सबसे रहस्यमयी एजेंसी CIA। साल था 1970। उस समय अमेरिका और रूस में जबरदस्त टक्कर चल रही थी, जिसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। अब अमेरिका को पता चला कि रूस अपने जासूसों को दिमाग से देखने की ताकत सिखा रहा है। मतलब ऐसे जासूस जो किसी भी जगह को बिना वहां जाए देख सकते हैं, बस अपने दिमाग की ताकत से। पहले तो अमेरिका को ये सब मजाक लगा, लेकिन फिर एक के बाद एक रिपोर्ट आने लगी और आखिरकार उन्होंने भी सोचा कि हमें भी ये करना चाहिए। फिर शुरू हुआ एक सीक्रेट मिशन जिसे प्रोजेक्ट स्टारगेट नाम दिया गया। ये काम शुरू हुआ स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। CIA ने कुछ ऐसे लोगों को चुना जो कहते थे कि उनके पास खास मानसिक शक्तियां हैं। उनमें से एक था जॉय मैकमोनिगल। जॉय पहले आर्मी में था और एक बार मौत के करीब पहुंच चुका था, जिसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। लेकिन उस घटना के बाद उसके अंदर कुछ बदल गया। अब वो आंखें बंद करके दुनिया के किसी भी कोने की तस्वीर बना सकता था बिना वहां जाए। एक दिन CIA ने उसे एक जगह के कोऑर्डिनेट्स दिए और पूछा, बताओ वहां क्या है। जॉय ने जो स्केच बनाया वो ऐसा दिखता था जैसे मानो कोई बहुत बड़ी पनडुब्बी हो, इतनी बड़ी कि किसी ने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। CIA के लोग पहले तो हंसे और बोले कि ये तो नामुमकिन है, लेकिन 6 महीने बाद जब सैटेलाइट से तस्वीरें आईं तो सब दंग रह गए। जॉय का स्केच बिल्कुल सही था, वो पनडुब्बी ही थी और उसे कहते हैं टाइफून क्लास सबमरीन। अब तक CIA ये समझ चुकी थी कि दिमाग से दूर की चीजें देखी जा सकती हैं, लेकिन अब उनकी नज़र इससे भी आगे थी। क्या दिमाग से समय और हकीकत को भी बदला जा सकता है? यही सवाल उन्हें ले गया गेटवे प्रोसेस की ओर। इस प्रोसेस को रॉबर्ट मोनरॉय ने बनाया था। मोनरॉय ने दिमाग पर एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया था जिसे कहा जाता है हेमिस्फेरिक सिंक्रोनाइजेशन या हेमिसिंक। अब ये क्या था? बहुत ही सिंपल भाषा में समझें तो मोनरॉय ने एक ऐसी तकनीक बनाई थी जिसमें दिमाग के दोनों हिस्सों को एक साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है। चलिए जानते हैं कि कैसे। हर कान में थोड़ी अलग अलग आवाज़ यानी थोड़ी अलग अलग साउंड फ्रिक्वेंसी सुनाई जाती थी। जब दोनों कानों में अलग अलग ध्वनि जाती हैं तो दिमाग एक खास तरह की बीच की लहर बनाता है, और इस लहर की वजह से लोग ऐसे मानसिक स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां वो कहते हैं कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। किसी ने कहा मैं वक्त में पीछे चला गया, किसी ने कहा मैंने आने वाले भविष्य को देखा, कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि मैं किसी और दुनिया में गया जहां समय नाम की चीज ही नहीं थी, और इसे कहा गया फोकस 15। एक ऐसा मानसिक स्टेट जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ मौजूद लगते हैं। अब सोचिए, CIA और मिलिट्री को जब ये पता चला कि लोग दिमाग के जरिए वक्त के पार देख सकते हैं तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सोल्जर्स और एजेंट्स को वहां भेजा। उन्हें सिखाया गया कि कैसे वे इस गेटवे प्रोसेस को सीखकर दिमाग से मिशन करें, जानकारी जुटाएं और शायद हकीकत को मोड़ भी दें।
अब सवाल ये है कि क्या वाकई में ये सब मुमकिन था या फिर हम सब सिर्फ सोच की उड़ान भर रहे हैं। लेकिन CIA ने इसमें सालों लगाए, करोड़ों डॉलर खर्च किए, तो शायद इसमें कुछ तो जरूर था। अब CIA की कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन क्या सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही इस सब में दिलचस्पी ले रही थीं? बिल्कुल नहीं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी ये सब टेस्ट किया जा रहा था, और वो भी वैज्ञानिक तरीके से। प्रिंसटन में एक लैब थी जिसका नाम था पियर लैब, यानी प्रिंसटन इंजीनियरिंग एनोमलीज रिसर्च। इस लैब में 28 सालों तक एक ही बात पर रिसर्च होती रही, क्या इंसान का दिमाग मशीनों को भी बदल सकता है। अब सोचिए, एक मशीन जो सिर्फ रैंडम नंबर बनाती है, यानी बिल्कुल बेतरतीब, बिना किसी पैटर्न के, और रिसर्चर ने लोगों को उस मशीन के सामने बैठाया और कहा बस अपने दिमाग से इसे थोड़ा बदलने की कोशिश करो। और जो नतीजे आए वो छोटे थे लेकिन साफ थे। लोगों की सोच ने मशीन के नतीजों पर थोड़ा थोड़ा असर डाला। अब कोई कहेगा थोड़ा ही तो असर था, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसका मतलब था हमारा दिमाग उस चीज को भी छू सकता है जिसे हम छू नहीं सकते। अब बात करते हैं एक और प्रोजेक्ट की, ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें दुनिया भर में कई जगहों पर रैंडम नंबर जनरेट करने वाली मशीनें लगी हैं। ये मशीनें लगातार डेटा बनाती हैं, बेतरतीब, बिना किसी लॉजिक के। लेकिन अब सुनिए सबसे हैरान कर देने वाली बात। 11 सितंबर 2001 की रात 2 बजे यानी 9/11 हमले से कुछ घंटे पहले इन मशीनों ने रैंडम नंबर बनाना बंद कर दिया। मतलब जो मशीनें पूरी दुनिया में बेतरतीब डेटा बना रही थीं, वो एक पैटर्न में आने लगी, जैसे दुनिया भर का दिमाग एक साथ कुछ महसूस कर रहा हो। और फिर कुछ ही घंटों बाद 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए। कुछ लोग कहते हैं ये बस एक इत्तेफाक है, लेकिन कई वैज्ञानिक मानते हैं कि जब पूरी दुनिया एक साथ कुछ महसूस करती है तो उसकी गूंज मशीनों तक पहुंचती है। मतलब हमारी चेतना सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरी हकीकत को हिला सकती है। दोस्तों, असल में हजारों साल पहले भी लोग ये सब जानते थे। हमारी पुरानी सभ्यताएं मिस्र, भारत, चीन, तिब्बत, सब में ऐसे तरीके थे जिनसे लोग अपनी सोच से असर डालते थे। बस फर्क ये था कि उस वक्त इसे टेक्नोलॉजी नहीं कहा जाता था, बल्कि कहा जाता था प्रार्थना, ध्यान, पूजा, समाधान। अब हम सोचते हैं कि ये सब धार्मिक चीजें हैं, लेकिन पुराने लोग इन्हें टूल्स की तरह इस्तेमाल करते थे, सोच को मजबूत बनाने के लिए और अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पुराने जमाने के लोग तो समझ गए थे, लेकिन क्या आज के लोगों ने ऐसा कुछ किया है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल किया है। और वो भी वो लोग जिनके नाम आपने किताबों में पढ़े होंगे या जिनकी चीजें आज भी इस्तेमाल होती हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं निकोला टेस्ला की। अब टेस्ला सिर्फ बिजली और मशीनें बनाने वाले साइंटिस्ट नहीं थे, वो सोच और ऊर्जा के बीच का रिश्ता बहुत अच्छी तरह से समझते थे। टेस्ला का तरीका बड़ा ही खास था। वो किसी भी मशीन को बनाने से पहले उसे अपने दिमाग में इमेजिन करते थे। वो पूरी मशीन को अपने दिमाग में बनाते, उसे चलाते, उसकी गड़बड़ियां देखते, और जब सब कुछ सही लगता तभी असली मशीन बनाते। और कमाल की बात ये कि वो मशीन पहली बार में ही परफेक्ट चलती थी। अब सोचिए, ये ताकत सिर्फ दिमाग से आती थी। अब बात करते हैं नेपोलियन हिल की। इन्होंने 1900 के शुरुआती सालों में करीब 500 सफल लोगों का इंटरव्यू लिया, जैसे एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन इत्यादि। और इन सब के बीच एक चीज कॉमन थी, सपने देखना और उन्हें सच मानकर जीना। नेपोलियन हिल ने एक किताब लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच। ये नाम भले ही पैसों की बात करता है, लेकिन असल में ये किताब सोच की ताकत के बारे में है। वो कहते थे, जो आप बार बार सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं, वही चीज हकीकत बन जाती है। साल 2006 में एक फिल्म आई, द सीक्रेट। इस फिल्म ने दुनिया को एक नया शब्द सिखाया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लोगों ने सीखा कि सोच को सही दिशा दो तो दुनिया जवाब देती है। कुछ लोगों ने इसे मजाक माना, लेकिन सच्चाई ये है कि हर जमाने, हर संस्कृति में यही बात कही गई है, सोचो, महसूस करो और वो चीज तुम्हारे पास आने लगेगी। अब मैं आपको एक अजीबोगरीब कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक 10 साल की लड़की की जिसका नाम था लॉरा बक्सटन। वो इंग्लैंड के एक शहर स्टैनफोर्ड में रहती थी। एक दिन लॉरा ने सोचा कि कुछ मजेदार किया जाए। उसने एक गुब्बारा लिया, उस पर अपना नाम और पता लिखा और उसे आसमान में उड़ने दिया, बस ऐसे ही सोचकर कि देखते हैं कि ये गुब्बारा कहाँ जाता है।
और अब जो हुआ वो किसी मूवी से कम नहीं था। वो गुब्बारा करीब 140 मील दूर एक और शहर में जाकर एक झाड़ी में गिरा और वहां उसे मिली एक और लड़की, उसका नाम भी था लॉरा बक्सटन। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब दोनों लॉरा ने मिलने का फैसला किया। जब दोनों मिली तो पता चला कि दोनों की उम्र एक जैसी थी, 10 साल। दोनों ने उस दिन एक जैसी ड्रेस पहनी थी, पिंक स्वेटर और जीन्स। दोनों के पास था एक गिनी पिग और वो भी सफेद और नारंगी रंग का। दोनों के घर में था एक काला लेब्राडोर डॉग और उम्र भी एक जैसी, 3 साल। और दोनों के पास एक सिल्वर रंग का खिलौना खरगोश भी था, बिल्कुल एक जैसा। अब सोचो, नाम, उम्र, कपड़े, पेट्स, खिलौने, सब कुछ एक जैसा। ये तो कोई आम इत्तेफाक नहीं हो सकता ना। वैज्ञानिकों ने भी कहा इस तरह की घटना का होना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी ये हुआ। सब कुछ सच था। फोटो खींची, न्यूज बनी और लोग हैरान रह गए। इस कहानी से हमें एक बात समझ आती है कि जब ब्रह्मांड कोई कनेक्शन बनाना चाहता है तो वो किसी भी रास्ते से बना लेता है। दोस्तों, आपकी सोच, आपकी भावना और आपकी इच्छा सिर्फ आपके अंदर नहीं रहती, वो बाहर की दुनिया में गूंजती है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी चीज की गहराई से कामना करें या जब दिल से किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हों तो थोड़ा रुकिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि शायद ब्रह्मांड आपसे बात कर रहा हो। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें दिलवाने में लग जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।